नमस्कार साथियों, आज मैं सचिन ढेंगे आपके सामने एक नए विषय को लेकर पेश हुआ हूँ। यह मामला शासन प्रशासन से तथा पॉलिटिकल पार्टी से लेकर किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला तूल पकड़ चुका है कि जैसे कि आपने सबने सुना ही होगा कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, आर्गूमेंट चल रही है। तो इसी के साथ मैं आपको ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में कुछ ऐसे पुख्ता सबूत देना चाहता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ईडब्ल्यूएस कोटा किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के राइट्स को डिमोलाइज कर रहा है। तो मैं शुरुआत करूँगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण शुरू में दिया गया था। वह 49.5% के उस आरक्षण से नहीं काटा गया था जिससे 15% आरक्षण एससी, 7.5% एसटी और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। यह 10% आरक्षण उस 50% आरक्षण से काटा गया है जो जनरल वर्ग के लिए खुला है, जिसमें प्रतिभागियों की जाति से परे खुला कंपटीशन के जरिए सीटों का आवंटन होता है। ये सच्चाई है कि 10% का नया तरीका अगड़े जातियों और अगड़े समूह, खासकर ऊपरी जाति के लोगों को जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में जबरदस्ती लाने का एक तरीका बन गया है। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से जस्टिस यूयू ललित के बेटे जो 2018 का इनरोलमेंट वकालत में रजिस्ट्रेशन होकर भी वह यूपी के मेन पैनल में अधिवक्ता ललित के बेटे को उस अधिवक्ता के पैनल से, यूपी के अधिवक्ता पैनल से हटा दिया गया है। तो इसी के साथ जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन लोगों के लिए था जो जनवरी 2019 से पहले 49.5% रिजर्वेशन के पूल से बाहर थे, जिनकी आय 8 लाख से कम थी, क्योंकि इस भर्ती के लिए इस नियम के मुताबिक ओबीसी, एससी, एसटी की प्रतिभागी जो सामान्य वर्ग के कट ऑफ को पार कर लेते थे उन्हें आरक्षित नहीं बल्कि जनरल की सीट पर स्थान दिया जाता था। जैसे एक ओबीसी का कैंडिडेट अगर परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाता है तो वह उस ओबीसी के लिए आरक्षित सीट नहीं मिलेगी, दरअसल उसे जनरल सीट पर दाखिला मिलेगा। आरक्षित सीट ओबीसी के जिस सीट को उस प्रतिभागी ने छोड़ी है उस पर ओबीसी को ही किसी दूसरे व्यक्ति को दाखिला मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में उस वादे को निभाया जाता है जिसके तहत एससी, एसटी और ओबीसी को 49.5% सरकारी नौकरियों से ज़्यादा में हिस्सेदारी का मौका दिया जाता है। कैसे? मान लीजिए जैसे ओबीसी को 100 सीटें रिजर्व है, फिर मान लीजिए कि ओबीसी का कोई भी प्रतिभागी जनरल कास्ट के कोई भी प्रतिभागी से जनरल के लिए तय कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाता, तो उस मामले में ओबीसी के केवल 100 प्रतिभागियों को जगह मिलेगी। अतः मान लीजिए कि ओबीसी के अगर 10 प्रतिभागियों ने सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं तो वह ओबीसी के 110 प्रतिभागियों को उसमें जगह मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने को यह मिल रहा है कि जनरल कास्ट के जितने भी लोग हैं वो अपनी सीटों पर रिजर्व है, लेकिन अगर ओबीसी के जितने प्रतिभागी है उसमें कहीं ना कहीं उनको उनके आरक्षित सीटों से हटकर जनरल में सेट किया जा रहा है ताकि ओबीसी की सीट को जनरल में रखा। इसमें यह चेतावनी दी जानी जरूरी है कि रिजर्वेशन कैटेगरी के जो लोग 49.5% से ज़्यादा सीटें मिलना इस बात पर निर्भर करती है कि सामान्य वर्ग में ज़्यादा सीटें होने से कंपटीशन जो होता है कम होता है। अगर इसी वर्ग में पहुंचने के लिए जरूरी होता है कि कट ऑफ नीचे चला जाता है इसमें। इसी कारण ईडब्ल्यूएस को दिया गया 10% आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी के हितों के खिलाफ है। जनरल वर्ग से 10% सरकारी नौकरियों के हटाने से अब परीक्षा में कट ऑफ ऊंचा होगा, जिससे कि देखा जाएगा कि इससे एसटी, एसटी और ओबीसी के जनरल सीटों पर जगह बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एससी, एसटी और ओबीसी वाले छात्रों के लिए या उन लोगों के लिए जो एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़े हुए हैं। इस आरक्षण का परिवेश मोटे तौर पर देखा जाए तो जनरल वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में बढ़ावा देने से पैदा होता है। जैसे कि ऊपर से 10% जो आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर अगड़े समूहों के लिए है, इसलिए नई आरक्षण नीति जिसमें आर्थिक पैमाने का आधार
बनाया गया था उसमें उससे सामाजिक न्याय के बुनियादी मूल्य का हनन होता है। जिससे कि सरकारी नौकरियों में अगड़े समूह का प्रभाव का बनाए रखने का एक तरीका बन चुका है कि जिस तरीके से अगड़े समाज को, अगड़े समूह को आगे रखा जाए हमेशा। यह जनरल वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा, लेकिन यह तथ्य यह भी है कि देश की आम लोगों की आम समझ हो चुकी है। जैसे कि 10 ईडब्ल्यूएस कोटे की कट ऑफ हमेशा आरक्षित वर्ग से ऊपर होगी, क्योंकि सामान्य जाति के लोग पहले से ही वहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है। तो इसमें और जनरल वर्ग के जो लोग होंगे उसके और जनरल लोगों के वो सब चीज़ें करीब होगी। इससे क्या होगा कि ज़्यादा मुश्किल हमेशा उन लोगों के लिए होगी जो एससी, एसटी और ओबीसी कास्ट से। तथा इसमें यह भी तर्क दिया जाता है कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% कोटा उच्च वर्ग में कम प्रतिभाशाली प्रतिभागियों की कीमत पर बनाया गया था, लेकिन यह थोड़ा उल्टा है। फिर आरक्षित वर्ग के लोगों को इसमें इस बात पर चिंता की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इसमें मतलब कि एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि जिसमें काफ़ी लोगों को लगे कि ये जो 10% आरक्षण है वो अगड़ी जाति के जो कम प्रतिभाशाली लोग हैं उनके लिए बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगड़ी जातिया के जो लोग हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग में प्रभावशाली होंगे, क्योंकि यह आरोप भी सही है, सही भी है, क्योंकि कुलीन सेवाओं में जितने भी बड़े बड़े सेक्टर हैं उसमें वरिष्ठ पदों पर अब तक सबसे ज़्यादा अगड़ी जाति के लोग बरकरार हैं। तो हमें ये कहना सही नहीं होगा कि जो 10% जो आरक्षण है जनरल वालों के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मानव एस सी राइट्स को और ओबीसी के राइट्स को डिमोलाइज करने का काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के कहने पर जॉइंट सेकेंडरी लेवल तक बड़ी लेटर एंट्री का प्रदान की जा चुकी है। कॉलेजियन सिस्टम से भारत का न्याय प्रक्रिया जस्टिस सिस्टम धूमिल हो चुका है, डिमोलाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कॉलेजियम सिस्टम पे और लेटरल एंट्री पर कोई भी सवाल जवाब क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि सब वरिष्ठ पदों पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब बड़ी अगड़ी जाति के लोग हैं, और उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि गलती भी वही करे। अगर कोई गलती लेके उनके पास भी जाए तो उनके जो बैठे हैं सुनेंगे भी वही, तो वो अपने पक्ष के लोगों के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेंगे ये समझने योग्य बातें हैं। तो हमें समझना होगा कि जो 10% जो आरक्षण मिला है जो ईडब्ल्यूएस लोगों को, ये कहीं ना कहीं एससी और एसटी और ओबीसी के राइट्स और एजुकेशन राइट्स पर डिमोलाइज करने का एक तरीका है।